Hello, good morning, good afternoon, everybody, and welcome to the marathon session of Companies Act 2030. Now, this individual chapter is very, very important. Only reason that this covers 15 to 20% of your syllabus. अब इसमें ना दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. One would be the case study based questions, and other one would be the direct questions. और हमें ना इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है और आज की क्लास में आई विल इंश्योर कि आप लोग हर चीज को बहुत अच्छे से कवर करें. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए अब हम लोग देने जा रहे हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से सवालों के जवाब, जिसमें से सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है मैम व्हाट इज अ कंपनी. अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील. ओके, ये सारे जवाब बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट की, हमारे लॉ की, तो उसने डिफाइन किया है कंपनीज को ना बहुत ही सिंपल तरीके से. और कैसे डिफाइन किया, कहता है कंपनी मतलब कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ. यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हो मैम प्रीवियस लॉ का क्या मतलब होता है ना. अब देखिए 2013 से पहले भी बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती थी, टाटास और रिलायंस. तो ये सारी कंपनीज क्या कोई लॉ इनको कवर नहीं करता था? इन सब कंपनीज के लिए भी तो कोई ना कोई लॉ था ना, एंड वो वाला लॉ था कंपनीज एक्ट 1956. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट होने लगी और गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार हमें थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने चाहिए, वी नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस टू द लॉ, तब गवर्नमेंट ने 1956 वाले लॉ को किया इरेडिकेट और नया खड़ा किया एक नया लॉ जो बन गया कंपनीज एक्ट 2030. इसीलिए जो हमारी डेफिनेशन है कंपनी की वो बहुत ही सिंपल दी गई है. कहता है कि कंपनी मींस व्हाट, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या तो फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ. राइट, तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाई इज इट फॉर्म्ड. आखिर हम कंपनी को बना क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर बाकी फॉर्म्स ऑफ एंटिटीज भी पैसा कमाने के लिए ही बनी है, वो भी अच्छा चल रही है, तो आखिर क्या रीजन है कि हम अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कराते हैं? एंड दिस इज वेयर यू गिव द आंसर बिकॉज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ऑल दैट स्टफ. देखिए क्योंकि हमने अपनी एंटिटी को रजिस्टर करवाया है इस एक्ट के अंदर, तो इस एक्ट में गवर्नमेंट ने हमको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया है एंड वो बेनिफिट्स हमको कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में मिलते हैं. राइट, तो अब हम बात करने वाले हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमें मिले गए बेनिफिट्स की. राइट, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट है दैट इज द बेनिफिट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. देखिए जो हमारी कंपनी है ना दैट इज फॉर्म्ड बाय लॉ. राइट, क्योंकि हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा दिया अंडर कंपनीज एक्ट या एनी अदर प्रीवियस लॉ, उसको बनाया किसने है? लॉ ने. एंड क्योंकि उसको लॉ ने बनाया है, लॉ ने कंपनी को एक एग्जिस्टेंस, एक सेपरेट एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया है अदर देन इट्स मेंबर्स. यहाँ पर जो हमारा लॉ है ना वो कहता है कि देखिए कंपनी का ना अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है एंड इसके मेंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है. यानी कि अगर कंपनी का कोई मेंबर फ्रॉड कमिट करता भी है ना तो भी कंपनी लायबल नहीं होगी. एंड सेम गोज फॉर कंपनी कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में आ जाती है, डेट्स में जा रही है, बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है, तो क्या मेंबर्स पर्सनली लायबल है कंपनी के लिए? द आंसर इज नो. Right, so this is separate legal entity. The next thing is perpetual succession. जहां पर आप लोग बोलते हैं ना the members may come and go but the company will remain forever. This is perpetual succession. क्या कहता है perpetual succession? कि देखिए कंपनी में ना इतने सारे मेंबर्स हैं. अब ऐसा हो सकता है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई पर्सन इंसेन हो जाए, लेकिन क्योंकि कंपनी को लॉ ने बनाया है तो कंपनी तब तक चलेगी जब तक उसको लॉ खुद से डिसॉल्व नहीं करता. यानी कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, जब तक हम लोग लॉ में एप्लीकेशन नहीं लगाते कोर्ट में और कोर्ट अप्रूव नहीं करता, तब तक हमारी कंपनी चलती रहेगी, विच मीन्स इट विल कंटिन्यू अंटिल इट इज डिसॉल्व. Right. So perpetual succession का क्या मतलब है? That the change in members does not affect the existence of the company. The next thing is limited liability. देखिए जहां पर सोल प्रोप्राइटरी फर्म यानी या फिर पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं हर तरीके के डेट के लिए बाय द फर्म और बाय द एंटिटी. लेकिन जो हमारी कंपनी है ना उसके केस में जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि दैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. तो अब जो भी डेट्स जो भी लायबिलिटी है वो कंपनी के नाम से है एंड सिंस वो डेट्स कंपनी के नाम से है तो जो मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे टू पे एनी ऑफ द थिंग्स. राइट, द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिफिशियल
जुडिशियल पर्सन। अब हमने पहले जवाब दे दिया इस बात का कि कंपनी को किसने बनाया है, लॉ ने। तो ये क्या है, ये एक जुडिशियल पर्सन है, व्हिच मींस इट्स अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका खुद का नाम है, खुद का एड्रेस है, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में, राइट। इसके खुद के साइन भी है, जिसको हम लोग कॉमन सील बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो कि एक इंसान को मिलती हैं, ये सभी चीजें कॉर्पोरेट को भी प्रोवाइड की गई हैं, कंपनी को भी प्रोवाइड की गई हैं। और किसने प्रोवाइड किया है, लॉ ने। तो इसीलिए एक जुडिशियल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल वाला, इट्स नॉट ए ह्यूमन पर्सन, राइट। तो ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स ऑफ द कंपनी। एक फीचर जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, विच वॉज कॉमन सील, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि कंपनी का साइन। अगर आप लोग कोई भी बिल लेते हो, कोई भी फोन परचेज करते हो मान लो, तो उस केस में आपको एक बिल मिलेगा। अब उस बिल के ऊपर किसी पर्सन का साइन नहीं होने वाला, वहां पर होगा कंपनी का स्टैम्प, और उसी स्टैम्प को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील, राइट। सो कॉमन सील क्या है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और इसको लगाता कौन है, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे एम्प्लॉयज, जिनको ऑथराइज किया गया है इन ट्रांजैक्शंस के लिए, राइट। अब ये जोड़ता है हमें दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, विच इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, राइट। सो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी क्या है, एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट जो हमारी कंपनी को अलग बनाता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो हमने अभी बात करी, राइट। और उसको समझेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की हेल्प से, विच इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस। तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, राइट। अब हुआ क्या, पहले जरा केस लॉ बनाते हैं, बढ़िया सा समझते हैं उसको कि हुआ क्या था केस लॉ में। मिस्टर सोलोमन, जो कि शू मेकिंग बिजनेस में थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सोल प्रोप्राइटरी फर्म को कन्वर्ट करवा लिया कंपनी में, जिसका नाम दे दिया गया सोलोमन कंपनी। अब हुआ क्या कि ये जो सोलोमन कंपनी थी, इसने मिस्टर सोलोमन के सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को खरीद लिया, एंड बदले में दिए उनको 20,000 शेयर्स ऑफ £1 ईच। बाहर का केस है ना, £1 ईच, राइट। और बदले में क्या दिए, डिबेंचर्स, 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स भी दिए, राइट। और साथ ही साथ क्या हुआ कि मिस्टर सोलोमन ने तो केस शेयर्स लिए ही थे, साथ ही साथ मिस्टर सोलोमन की वाइफ, उनकी डॉटर और उनके 4 सन्स को भी एक एक शेयर मिल गया। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो कंपनी है ये इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ जाती है और डिसॉल्व होने लगती है। तो कोर्ट एक लिक्विडेटर हायर करता है इनके लिए, एंड क्योंकि ये कंपनी वाइंड अप हो रही थी, एंड मिस्टर सोलोमन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके पास में सबसे मेजॉरिटी शेयर्स थे कंपनी के, इनको मिलते हैं कंपनी के सभी एसेट्स, यानी कि कंपनी के सभी एसेट्स के लिए ये इंटाइटल्ड थे। लेकिन जो कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, देखिए इनके पास डिबेंचर्स थे ना, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर थे कंपनी के, लेकिन जो बाकी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया, ये कहते हुए कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये जो कंपनी है ये म्योर एक शाम है, म्योर एक होक्स कंपनी है, जिसको डिफ्रॉड करने के लिए बनाया गया था, और मिस्टर सोलोमन ना सारे शेयर्स के लिए, सारे एसेट्स के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन इसके ऊपर लॉर्ड मैकनॉटन ने एक जजमेंट दिया, ये कहते हुए कि देखिए कंपनी आखिर कंपनी ही है, एंड क्योंकि इसको पूरे प्रोसेस के साथ बनाया गया है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड इसके मेंबर्स के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए मिस्टर सोलोमन किसी भी तरीके से डेट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है पर्सनली, राइट। तो कंपनी के डेट्स के लिए मिस्टर सोलोमन लायबल नहीं है, और इनको जो एसेट्स मिलने हैं वो मिलने ही चाहिए, राइट। तो ये हुआ हमारा सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस कंप्लीट, और इसी के साथ हम आगे की कहानी पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये वाला केस हमने कवर किया, तो यहाँ पर क्या बोला गया, दैट the company has its own existence, and as a result a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he holds virtually the entire share capital, चाहे पूरी की पूरी शेयर कैपिटल भी है ना उसके पास, तब भी उसको लायबल नहीं ठहराया जाए। तो ये हो गया हमारा केस लॉ का जजमेंट, और इसी के साथ समझ लिया हम लोगों ने कॉर्पोरेट वेल को। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा जो मेंबर्स हैं वो कॉर्पोरेट की शील्ड के पीछे छुप सकते हैं? क्या हमेशा वो ये बोल सकते हैं देखिए कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो जो भी कर रही है कंपनी कर रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे? ऐसा नहीं है, एंड इसी के लिए हमारे पास एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। यानी कि कई बारी कोर्ट में जब केसेस जाते हैं, तो कोर्ट के पास में एक ऑप्शन होता है ये कंसिडर करने का कि जो कंपनी है वो एक्चुअली कंपनी की तरह वर्क कर रही है, या फिर इसको सिर्फ एक फॉल्स कंपनी की तरह बनाया गया। तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शंस है हमारी इस डॉक्ट्रिन की, कब कब कोर्ट जो है इस कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट के पर्दे को उठाएगा, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली जो लोग इसके पीछे बैठे हैं, जो एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, वो कौन है, राइट। सो देखिए, सबसे पहली बात,
अगर हमें ये जानना है कि जो हमारी कंपनी है कहीं उसके पीछे जो लोग बैठे हैं, जो लोग एज एजेंट्स वर्क कर रहे हैं कंपनी के, कहीं वो एनिमी नेचर के तो नहीं है, यानी कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड, कहीं हमारा जो पर्सन है जो इस कंपनी को चला रहा है वो एनिमी है या फ्रेंड है, ये भी जानने के लिए, राइट। तो अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट हमारा जो पार्टी में है, डिफिकल्टी में है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात आ रही है, तो जो हमारा कोर्ट है इन चीजों के लिए भी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप कर सकता है। The next thing is to protect the revenue or tax. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी बनाई गई है, ये बनाई गई है टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स ना देने के लिए, तो उस केस में भी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाएगा और मेंबर्स वुड बी पर्सनली लायबल, यानी कि जब भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके ये देखा जाएगा कि मेंबर्स अलग हैं, इनमें से ऐसा कुछ गलत काम हो रहा है, यानी कि लॉ को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो ये बोलेगा कि देखिए अब द कंपनी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड जो मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल होंगे इन केसेस में, राइट। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो कंपनी बनाई गई है ये फ्रॉड करने के लिए बनाई गई है या फिर टैक्स को इवेड करने के लिए बनाई है, टैक्स बचाने के लिए बनाई गई है, तब भी कोर्ट जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेगा एंड मेंबर्स को पर्सनली लायबल ठहराएगा। देखिए क्या लिखा है, वेदर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू एवेड टैक्स और सर्कमवेंट टैक्स, कोर्ट क्या करेगा, डिसरिगार्ड कर देगा कॉर्पोरेट एंटिटी को। और इसी से रिलेटेड हमारा एक फेमस केस और भी है जिसको कहा जाता है डीनशॉ मैकेजी पेटेट का केस। अब इस केस में क्या हुआ था, डीनशॉ मैकेजी पेटेट, मिस्टर डी को हम नाम दे देते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना 4 कंपनीज बनाई थी। 4 कंपनीज इन्होंने बनाई क्योंकि ना इनकी कंपनी इनको बहुत सारा प्रॉफिट कमा कर दे रही थी, तो इन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट पे इनको टैक्स ना भरना पड़े उसके लिए इन्होंने बनाई 4 कंपनीज और इन कंपनीज के थ्रू करवाया इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन कंपनीज के ट्रस्टी बनकर इन्होंने कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाया। अब जब इन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया तो उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन कंपनीज को मिला डिविडेंड और इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, जो भी इनका रिटर्न था वो इनको मिला। अब क्या हुआ कि इन्हीं कंपनीज ने दोबारा से मिस्टर डी को ना जो पैसा आया था वो एज लोन एक्सटेंड कर दिया, और एक ऐसा लोन जिसको कभी रीपे नहीं किया गया। जब मिस्टर डी की टैक्स भरने की बारी आई तो कोर्ट ने बोला कि देखिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर डी ने क्या बोला कि सी आई एम नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस बिकॉज ये तो एक लोन वाला पैसा है, ये तो मेरी इनकम ही नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो 4 कंपनीज आपने बनाई है ना, ये है सारी होक्स कंपनी, शैम कंपनी, फ्रॉड कंपनी, क्योंकि आपने मोटिव क्या था आपका, टैक्स बचाना, नहीं। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो मेंबर्स है वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं और इसीलिए मिस्टर डीनशॉ को, मिस्टर डी को पर्सनली लायबल माना गया टू पे दी टैक्सेस, राइट। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कोर्ट को लगता है कि जो हमारी फर्म है, जो हमारी एंटिटी है, वो ऐसा कोई काम कर रही है जिससे कि वो लीगल ऑब्लिगेशन से भाग सके, उसको अपने एम्प्लॉइज को बोनस ना देना पड़े, ऐसा कोई भी काम जो लॉ कहता है कि आपको करना है और वो कंपनी नहीं करना चाहती इसीलिए ऐसी फेक कंपनी बना लेती है, तो इन दैट सिनेरियो आल्सो कोर्ट जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करेगा और एंटिटी के मेंबर्स को पर्सनली लायबल मान लेगा, राइट। अब इसी तरीके से अगर किसी कंपनी ने सब्सिडरीज फॉर्म की है एज एजेंट्स जिनका मोटिव टैक्स बचाना या लीगल ऑब्लिगेशंस को इवेट करना है, या फिर ऐसी कंपनीज बनाई गई हैं जिनका मोटिव है फ्रॉड करना, इम्प्रॉपर कंडक्ट करना, लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करना, तो इन दैट सिनेरियो टू कोर्ट विल लिफ्ट अप द कॉर्पोरेट विल एंड कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने के बाद क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की, यानी कि जो हमारी कंपनीज है ये कितनी तरीके की हो सकती हैं। तो देखिए हमारी कंपनीज को ना अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है, जैसे कि लायबिलिटी के बेसिस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे, और वो सारी चीजें हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी वेरी अटेंटिव, राइट। देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो किस एक्सटेंट तक लायबल होंगे फॉर द लॉसेस ऑफ द कंपनी। अब अगर हम बात करें ऐसी कंपनीज की जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो देखिए अगर किसी बंदे ने कंपनी का 100 रुपए का शेयर खरीदा है जिसके ऊपर वो 30 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है, तो अब चाहे कंपनी डिसॉल्व हो चाहे कंपनी इंसॉल्वेंट हो, लेकिन उस पर्सन को, उस मेंबर को सिर्फ और सिर्फ कितना 70 रुपीज ही पे करना पड़ेगा जो उसने पे नहीं किया, राइट। ये होता है लिमिटेड कंपनीज यानी कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में। The next thing is companies limited by guarantee। अब ये वाली कौन सी कंपनीज है, देखिए ऐसी कंपनीज जिनमें ना स्टार्टिंग में ही जो हमारे डॉक्यूमेंट बनते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर लिखवा दिया जाता है कि मिस्टर एक्स
ये पे करेंगे 5 लाख व्हेन द कंपनी डिसॉल्व्स, यानी कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी ना उस समय कौन से मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी ये प्री हैंडेडली लिखवा दिया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, राइट। तो इसका मतलब थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी ना इन मेंबर्स को कुछ भी पे नहीं करना, लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व होगी तब इनको जो भी अमाउंट इन्होंने कमिट किया था वो अमाउंट इनको देना पड़ेगा। लाइक इन केस ऑफ मिस्टर एक्स द अमाउंट पेबल वुड बी 5 लाख। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंपनी इज अनलिमिटेड कंपनीज। अब ये भी कुछ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी जैसी है, क्योंकि इनको भी, इनके जो मेंबर्स हैं उनको भी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी तो कुछ पे नहीं करना, राइट। लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व होगी उस समय ये जो मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, यानी कि जो भी कंपनी के डेट्स हैं ये जो मेंबर्स हैं उन डेट्स के लिए पर्सनली लायबल होंगे और इन सबको वो पे करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द कंपनीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लायबिलिटी। अब इनके बारे में थोड़ा सा मॉड्यूल में से पढ़ लेते हैं। कुछ मोटी मोटी चीजें हमें याद रखनी है क्या, जैसे कि when the liability of the members of the company is limited by what? Memorandum of Association। Memorandum of Association में लिखा हुआ है कि जो members हैं उनकी liability होगी limited। कितनी limited? To the amount of unpaid amount on the shares। जो पैसा इन्होंने shares के ऊपर नहीं दिया उतना limit रहेगा इनका, जो इन्होंने पैसा नहीं दिया, जो दे रखा है वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, right। The next thing, सेक्शन 2 क्लॉज 21 बोलता है कि एक ऐसी कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय व्हाट? मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक। जो मेंबर्स ने बोला है कि भाई हम इतना अमाउंट देंगे, जो उन्होंने अंडरटेक किया है मेमोरेंडम में कि इतना हम कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हेन द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज अनलिमिटेड कंपनीज। अब ऐसी कंपनीज जिनको हम कहते हैं कि इनके मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, और जब कंपनी बंद होगी उसी समय ये जो मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी उसी समय खत्म होगी। जब तक कंपनी है तब तक इनकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, राइट। अब आ जाते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे, विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि 1% कंपनी। 1% कंपनी का नाम बता रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक इंसान है, राइट। तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय 1%। लेकिन जो 1% कंपनी है ना, इनको एक नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत जरूरी है। और ये जो नॉमिनी है ना, क्योंकि अगर इनको कुछ हो गया तो बाद में कंपनी तो फिर बंद हो जाएगी ना, तो इसके लिए इनके जो राइट्स है ना वो नॉमिनी के पास चले जाएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ द मेन मेंबर, राइट। नाउ ये जो नॉमिनी है ना, इसके लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है, दैट दिस पर्सन हैज टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो सबसे पहले तो जो 1% कंपनी है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है, राइट। मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है हालांकि, एंड ये जो मेमोरेंडम है उसके अंदर हम नाम डाल देंगे एक और इंसान का जिसको सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी के केस में मेंबर बना दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को हम कहेंगे नॉमिनी। अब इस नॉमिनी का एक कंसेंट भरवाया जाएगा हमसे, यानी कि इस नॉमिनी का कंसेंट लिया जाएगा और उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के साथ में सबमिट भी करवाया जाएगा, राइट। और अगर ये पर्सन चाहे तो ये अपने कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है, ओके। मेंबर के लिए, नॉमिनी के लिए सिर्फ कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ये जो नॉमिनी है ये सोल मेंबर होगा 1% कंपनी का, राइट। और जरूरी है क्या कि ये पर्सन इंडिया में कम से कम 120 दिन रहा हो बिफोर दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर मैं आज की बात कर रही हूँ 2023-24 वाली की, तो 2022-23 में कम से कम ये इंसान 120 दिन के लिए इंडिया में रहा है। अगर ये पर्सन 120 दिन के लिए भी इंडिया में नहीं था, then he cannot be appointed as a member, right? तो टेक्निकली इस पर्सन को क्या होना पड़ेगा? इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा और इंडिया में कम से कम 120 दिन रहना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल, राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि माइनर जो है ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, राइट। एंड हमारी जो कंपनी है, ये जो 1% कंपनी है, इट कैन नॉट कैरी आउट क्या? कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी हमारी 1% कंपनी नहीं कैरी ऑन कर सकती, राइट। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें 1% कंपनी के बारे में। अब बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? ओपीसी जैसी ही है, लेकिन ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, राइट, जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, जिसकी मेंबर्स के ऊपर भी लिमिट है, राइट। तो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 68 डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को। कहता है क्या? जो मैंने आपसे बोला, एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में लिखा गया है कि ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, एंड एक्सेप्ट 1% कंपनी। अगर एक 1% कंपनी है तो उसके अंदर एक ही मेंबर होगा, लेकिन बाकी प्राइवेट कंपनीज के केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो हो सकते हैं 200, राइट। तो 200 मेंबर्स इनके पास हो सकते हैं।
राइट, ये हो गए प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिनिमम नंबर की जो आवश्यकता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, दैट इज 2। पेड अप कैपिटल के ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इनके। एंड स्मॉल कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी ही कहा जाएगा, 1 पर्सन कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी ही कहा जाएगा। अब आ जाते हैं स्मॉल कंपनी की बात कर लेते हैं कि क्या स्मॉल कंपनीज को स्मॉल कंपनी क्यों कहा जा रहा है। तो ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। एंड इनका जो टर्नओवर था ना पिछले साल में, वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं था। राइट, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हमारी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाएगा। कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज पब्लिक कंपनी। अब देखिए पब्लिक कंपनी क्या है, फिर लॉ ने बड़ा सिंपली डिफाइन कर दिया, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। राइट, सो पब्लिक कंपनी क्या है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एंड ये क्या कर सकती है, ये बाहर वाले लोगों से, पब्लिक से पैसा रीज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। राइट, नाउ इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो इनके शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनको, लेकिन जो मिनिमम नंबर ऑफ लोग हैं दैट इज 7, यानी कि 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए पब्लिक कंपनी के अंदर। ये याद करने वाली बात है, प्राइवेट के अंदर 2 और पब्लिक के अंदर 7। अब मैक्सिमम नंबर की प्राइवेट में 200 की लिमिट है, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड अगर किसी पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी, अभी सब्सिडरी कंपनी क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। तो मान लो कि एक पब्लिक कंपनी है ए और एक पब्लिक कंपनी है बी, जो कि ए की ही सब्सिडरी है, क्योंकि बी ए की सब्सिडरी है जो कि पब्लिक कंपनी है, तो टेक्निकली हमारी बी भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। राइट, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब क्या हम कंट्रोल के बेसिस पे भी कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। एंड सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज का। देखिए, जब कोई कंपनी किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड करती है तो हम उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी। राइट, देखिए जैसे आपके डिसीजंस कौन लेते हैं? आपके पेरेंट्स। तो आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो आपका कंट्रोल है, वो 50% आपके पेरेंट्स के हाथ में है। इसीलिए आपके पेरेंट्स हो गए होल्डिंग कंपनी और आप हो गए क्या? सब्सिडरी कंपनी। राइट, ऐसी कंपनीज जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20% का है, वो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी। उनको हम पता है क्या बोलेंगे? एसोसिएट कंपनी, जुड़ी हुई कंपनी, रिश्तेदार हो गए यहाँ, एसोसिएट कंपनी। चलिए, तो ये हो गई होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन। बात कर लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट में रीड आउट लेंगे। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर कंपनीज, जहां पर जो बाकी की कंपनीज है वो बन गई उसकी सब्सिडरी कंपनी, यानी कि अगर एक होल्डिंग कंपनी होगी तो बाकी कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी। कितनी इजी डेफिनेशन है। राइट, अब इसको समझेंगे कैसे। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, वो क्या करती है? कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को, यानी कि उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, कंट्रोल करती है 1/2 ऑफ दी टोटल वोटिंग पावर, यानी कि 50% वोटिंग पावर अपने हाथ में ली हुई है इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, एसोसिएट कंपनी भी क्या होता है, मैंने साथ ही साथ आप लोगों को बता दिया। बस इसके अंदर 20% वोटिंग पावर इंक्लूडेड होता है, यानी कि अगर कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है तो वो भी एसोसिएट कंपनी के नाम से जानी जाएगी। राइट, अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। क्या कैपिटल के बेसिस पे भी हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक होती है लिस्टेड कंपनीज जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। राइट, इसके बाद आ जाती हैं अनलिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर्स, जिनकी सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। कहानी खत्म। राइट, अब बात करते हैं अदर कंपनीज की। तो अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज आ गई? पहली बात, गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी है? ऐसी कंपनीज जिनका 51% पेड अप कैपिटल ना या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलके होल्ड किया हुआ है। राइट, तो ऐसी कंपनीज जिनका वोटिंग पावर 51% से ज्यादा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट्स के हाथ में है मिलाकर। राइट, अब आती है फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज कौन सी हैं? ऐसी कंपनीज जो कि बनी तो थी इंडिया के बाहर, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट है वो हो रहा है इंडिया के अंदर। राइट, तो ऐसी कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया, लेकिन उनका जो प्लेस है बिजनेस का वो फिजिकली चल रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर। राइट, ऐसी कंपनीज जो कि बनती हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि चैरिटेबल पर्पस के लिए, उनको कहा जाता है सेक्शन 8 कंपनीज। देखिए क्या कहता है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या कहता है? ऐसी कंपनीज जो बनी है क्यों? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट कहाँ लगाएंगी? अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और
इन लोगों को डिविडेंड बांटना, डिविडेंड देना अपने मेंबर्स को अलाउड भी नहीं होता। तो देखिए सेक्शन 8 कंपनीज की क्या पहचान है, ये बनती है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए या अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन के लिए, और ये डिविडेंड नहीं देती अपने मेंबर्स को, और ये अपना प्रॉफिट सारा का सारा अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए ही लगाती है। तो अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको फटाफट आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये है हमारी कौन सी सेक्शन 8 कंपनीज, राइट। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में ये पावर है कि ये किसी भी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी की तरह लाइसेंस दे सकती है, राइट। और ये जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो इसको सभी नॉर्मल कंपनी वाले ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि इसके ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग है, या कोई ऐसा काम कर रही है जो कि गलत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लाइसेंस क्या करेगी, रिवोक कर देगी, राइट। और क्या ऑर्डर कर देगी इनको कि जाइए जाके किसी और सेक्शन 8 कंपनी में अमालगमेट हो जाइए, या फिर चलिए बंद हो जाइए, या फिर आज आपका सेक्शन 8 का लाइसेंस छीना जा रहा है। तो ऐसे सभी ऑर्डर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनीज को दे सकती है व्हेन दीस सेक्शन 8 कंपनीज आर नॉट कंप्लाइंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड टू द ऑब्जेक्टिव दैट दे हैव बीन मेंट फॉर, राइट। सो देखिए क्या लिखा है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगा तो वो क्या करेगी, ऑर्डर कर देगी अमालगमेट करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ में, या फिर उनके पावर्स, राइट, प्रिविलेजेस वगैरह पे कोई रोक लगा देगी। साथ ही साथ उन पे पनिशमेंट भी लगा सकती है, पेनल्टी भी लगा सकती है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज सेक्शन 455 जो की बात करता है डोरमेंट कंपनीज के बारे में। अब डोरमेंट कंपनीज क्या होती है, देखिए ऐसी कंपनीज जो बनी तो है लेकिन अभी उनमें कोई काम नहीं चल रहा। मैंने कहा अभी कोई काम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं कहा कि कभी कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है, अभी बनी है लेकिन काम होगा इन फ्यूचर, राइट। सो वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हैज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, अभी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये कंपनी इनएक्टिव डोरमेंट कंपनी कहलाएगी, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज निधि कंपनीज। निधि कंपनीज कौन सी है, ऐसी कंपनीज जिनको बोला गया है म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए सेविंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, सेविंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है, राइट। इनका मोटिव क्या होता है, टू कल्टिवेट हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स। द नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि LIC के अंदर आते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर आते हैं, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इनको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, तो उन सबको PFI का टाइटल दे दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऐसा कब करेगी, जब ये इंस्टीट्यूशंस कुछ कंडीशंस को मीट करेंगे। पहली बात, ये बनाए गए हैं सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर। दूसरी बात, इनका 51% जो होल्डिंग है वो किसके हाथ में है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तभी गवर्नमेंट इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रही है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी काइंड्स ऑफ कंपनीज। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि मैम इन कंपनी को रजिस्टर कैसे कराएं, आइए उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो देखिए जो पर्सन कंपनी को बनाता है सबसे पहले तो उसके बारे में जान लीजिए, उसको कहते हैं क्या, प्रमोटर। अब प्रमोटर को जानने के लिए 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमने प्रोस्पेक्टस में डाला है। दूसरे, ऐसे लोग जिनका कंपनी के अफेयर्स पे, मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है। तीसरा, इन्हीं लोगों के कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं, राइट। तो 3 चीजें, क्या इनका नाम हमने कहा डाला है, प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न के अंदर। इनका कंपनी के अफेयर्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल रहता है। तीसरी बात, इनके एडवाइस पे, डायरेक्शंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। अगर ये 3 चीजें याद हो गई तो प्रमोटर्स की डेफिनेशन आपको याद हो जाए। अब सेक्शन 3 बात करता है कि कंपनी फॉर्म की कैसे जाती है। सबसे पहले अगर पब्लिक कंपनी है 7 लोग, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 लोग, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 इंसान। कंपनी को कराना पड़ता है सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेट। कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, किसके साथ, रजिस्ट्रार के साथ, जैसे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। साथ ही साथ कंपनी के हर एक इंसान का रजिस्ट्रेशन, कंपनी के हर एक पर्सन का डिक्लेरेशन जाएगा, इंक्लूडिंग CA, CS एंड एन एडवोकेट, राइट। साथ ही साथ जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना नाम डाल रहे हैं, वो भी एक डिक्लेरेशन देंगे कि देखिए हमने अभी तक कोई भी ऑफेंस नहीं किया, कभी कोई गिल्टी काम नहीं किया, कभी कोई फ्रॉड नहीं किया, राइट। साथ ही साथ उनका एड्रेस जाएगा, उनके पर्टिकुलर्स जैसे कि नाम, पता, उनकी फैमिली वगैरह के जो सरनेम्स हैं, ये सब चीजें जाएंगी, और कितना इंटरेस्ट उनका हमारी कंपनी के अंदर है वो डिटेल्स भी जाएंगी। चाहे फिर शेयर्स वाली कंपनी या फिर गारंटी वाली कंपनी, उनके नाम के आगे लिखा जाएगा कि इन्होंने कितने का शेयर खरीदा है, कितना का सब्सक्राइब किया है एंड ऑल दैट, राइट। साथ ही साथ जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारी कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा, और ये बिल्कुल आप लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट की तरह है, जो आपके लिए कंक्लूसिव एविडेंस, मेन एविडेंस की तरह वर्क करता है कि देखिए ये इंसान जिंदा है,
राइट। तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा कंपनी को, ये बता दिया जाएगा कि देखिए ये कंपनी बन गई, राइट। जैसे ही ये कंपनी बन गई उसको अलॉट किया जाएगा क्या, एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नाम। एंड फिर क्या किया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा कि आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है, कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स को, रिपोर्ट्स को, एनुअल डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना है कंपनी के हेड ऑफिस में। और अगर कोई भी पर्सन फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है इंक्लूडिंग अ डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय, वो चार्ज किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 447 में, जो कि कहता है फ्रॉड, राइट। तो फ्रॉड के लिए उस पर्सन को लायबल ठहरा दिया जाए। अब अगर ट्रिब्यूनल को, कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करी है, तो हमारा कोर्ट उनको, हमारी कंपनी को इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि देखिए कंपनी बंद कर दीजिए, राइट, या फिर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दीजिए, या फिर कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, या फिर जो भी उनको ऑर्डर फिट लगता है वो ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल, राइट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए ना हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी के जमा करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, राइट। इन दो डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, बेसिकली एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कंपनी के क्या पावर्स हैं, कंपनी थ्रू आउट इट्स लाइफ क्या कर सकती है, क्या काम करेगी, इसका नाम क्या होगा, कितनी लायबिलिटी होगी मेरे मेंबर्स की, ये सब डिफाइन किया जाता है इसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं है, इसके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर मतलब द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जिसमें सारा कुछ है कंपनी से रिलेटेड, राइट। सो ये बताता है क्या, कंपनी की पावर्स, उसके स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, राइट, एवरीथिंग। एंड ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ में डील कर रहा है ना, वो थोड़ी सी फीस सबमिट कर ऑन अ नोटिस देकर कंपनी को ये डॉक्यूमेंट कभी भी एक्सेस कर सकता है, उसका राइट है, राइट। तो पब्लिक जो भी लोग पब्लिक में से डील कर रहे हैं कंपनी के साथ, उनको राइट है कि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सेस कर सके आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू द कंपनी, राइट। इसीलिए इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसी को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं। अभी कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारे लिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टोटल 6 क्लॉजेस। 6 क्लॉजेस कौन कौन से, कि पहले बताता है कंपनी का नाम क्या है, राइट। यानी कि अगर हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो इसको अपने नाम के आगे लगाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। सेकेंड थिंग इज कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर कंपनी एक बारी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रही है कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो थ्रू आउट द लाइफ चेंज तो वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बाद में अपना पर्पस चेंज नहीं कर सकती, चेंज कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स वो नए काम को शुरू कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आपके ऑब्जेक्ट्स में नहीं है, आपने काम पहले कर लिया फिर डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंसेंट किया, नहीं। अगर ऐसा आप करते हो तो उन एक्ट्स को रैटिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जो कंपनी की पावर से बाहर है और उस टाइम पर आप बाद में आके कहो कंपनी को कि चलो रेजोल्यूशन लेके हम इसको रैटिफाई कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना। सो दिस इज वन थिंग। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बता रहा है आपको कि कंपनी क्या क्या काम करने वाली है, राइट, क्या उसका बिजनेस, मेन बिजनेस क्या होगा। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कि कंपनी रहेगी कहां पर, यानी कि उसका जो मेन बिजनेस है वो कहां से ट्रांजैक्ट किया जाएगा, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसका मेन बिजनेस है वो कहां से जाएंगे, कहां पर आएंगे, कहां से उसका बिजनेस जो है कैरी ऑन किया जाएगा, ये बताता है कौन सा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। फिर बात करते हैं हम कैपिटल क्लॉज की कि कंपनी थ्रू आउट द लाइफ कितना पैसा रेज कर सकती है फ्रॉम दी पब्लिक, राइट, क्योंकि कंपनी है ना तो बाहर से तो पैसा उठाएगी, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो फंड तो रेज करेगी पब्लिक से, तो कितना पैसा रेज कर सकती है वो सब कौन बताता है, हमारा कैपिटल क्लॉज। अब हर बंदे की कितनी लायबिलिटी होने वाली है, हर मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी, और वो लायबिलिटी कैसे होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी होगी, ये भी कौन बताएगा, कंपनी का मेमोरेंडम क्लॉज, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन कौन से लोग एसोसिएटेड है हमारे साथ में, कौन कौन से रिलेटिव्स है कंपनी के, राइट, किस मेंबर ने कितना शेयर खरीदा है, ये सब कौन बताता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कि कौन कौन से डायरेक्टर्स है कंपनी के, किस मेंबर ने कितना शेयर खरीद के रखा हुआ है, ये हमें बताता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ द कंपनी, ऑफ द मेमोरेंडम। नाउ जैसे मैंने कहा कि कोई भी आउटसाइडर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक्सेस कर सकता है बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस। तो ये जो है गवर्न करता है हमारा मेमोरेंडम कंपनी के रिलेशनशिप को बाहर वाले लोगों के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी एक्ट अगर कंपनी करती है जो कि ऑथराइज्ड नहीं है मेमोरेंडम में, तो वो एक्ट हो जाएगा क्या, वाइड। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वाइड्स, यानी कि इस एक्ट को हम बोलेंगे अल्ट्रा वाइड्स एक्ट,
एंड इट विल नॉट बी रैटिफाइड इवन आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। शायद बाद में सारे मेंबर्स मान भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्ट वॉइड ही रहे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में, राइट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? अब ये बात करता है बाहर वालों के साथ के रिलेशनशिप की। ये कह रहा है कि कंपनी चलेगी कैसे, अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो काम हम करेंगे कैसे। मेमोरेंडम कह रहा है ये काम करना है, लेकिन आर्टिकल कह रहा है कि अगर ये काम करना है तो वो काम करना कैसे है। क्या हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्या हमें मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, क्या हमें कोई और प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब कौन बता रहा है? ये सब बता रहा है हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। ये बताता है कि कंपनी का रिलेशनशिप उसके अंदर वाले लोगों के साथ, यानी कि मेरे एम्प्लॉइज के साथ, मेरी मैनेजमेंट के साथ कैसे रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चीज नहीं भी लिखी गई ना, और कंपनी ऐसा कोई एक्ट कर लेती है जो उसकी आर्टिकल से बाहर है, उस सिनेरियो में भी हम उस एक्ट को रैटिफाई कर सकते हैं बाय कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। यानी कि मेमोरेंडम में लिखे गए एक्ट्स को अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाएंगे और उनको आप रैटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन इफ इट कम्स टू आर्टिकल्स, तो वो जो एक्ट्स हैं दे कैन बी रैटिफाइड, राइट। तो ये हुआ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स की। सबसे पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म होती है, तो हम कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं रजिस्ट्रार के पास। उनके अप्रूवल के बाद ही हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो यहाँ पर ना हमारी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये बन जाते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जिनको कोई भी पर्सन जब आता है, जो कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट करना चाहता है, वो आराम से फीस देके इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है। ये लिखा गया सेक्शन 399 के अंदर, राइट। एक बार रीड भी कर लेंगे इसको। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये कहता है कि क्योंकि लोगों के पास में, आउटसाइडर्स के पास में ये पावर है कि वो देख सके कि कंपनी के क्या मेमोरेंडम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके। तो क्योंकि लोगों के पास में ये पावर है, हम ये मान के चलेंगे कि जो भी लोग कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं, ये क्योंकि प्रिजम्पशन हो गया कि जो भी लोग कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं उनको कंपनी के काम के बारे में पूरी नॉलेज हो, राइट। अब चाहे उस बंदे ने डॉक्यूमेंट पढ़ा हो, मेमोरेंडम पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, इस बात से हमें कोई फर्क। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? सेक्शन 399 प्रोवाइड करता है व्हाट दैट अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, राइट। एंड क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमने रजिस्ट्रार के साथ में डिपॉजिट करवाई, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन गए, तो हम ये मान के चलेंगे that whether the person has read the documents or not, we will presume that he has the knowledge of the content of the documents. And every person dealing with the company, so उसको सिर्फ नॉलेज ही नहीं है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का, बल्कि बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे कंपनी से रिलेटेड है, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशंस, इनका भी उसको नॉलेज होगा, राइट। तो ये जो हमारा डॉक्ट्रिन है ना, ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी कंपनी को आउटसाइडर्स। लेकिन इसी डॉक्ट्रिन का एक एक्सेप्शन है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो ये कहता है कि देखिए, मान लिया कि कंपनी के साथ जो लोग डील कर रहे हैं उन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स को एक्सेस कर लिया होगा, लेकिन लॉजिकली सोचो, वो तो यही मान के चलेंगे ना कि जो चीजें लिखी गई आर्टिकल्स में आप उनको वैसे ही कर रहे हो, तो इसमें उन लोगों की क्या गलती, राइट। अब जहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस कह रहा था कि देखो बाहर वाले लोगों से कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि ये जब ट्रांजैक्ट कर रहे हैं इनको सारी नॉलेज है। इंडोर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि देखो चाहे उनको नॉलेज है, बट वो तो यही मान के चलेंगे ना बेचारे कि आप जैसा काम होना चाहिए वैसे ही कर रहे हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो कंपनी लायबल होगी हर वो एक्ट के लिए जो उसने अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल से बाहर जाके किया, राइट। सो एक बार इसको देखेंगे कि क्या कहता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कहता है क्या कि आउटसाइडर्स इन नो सेंस एट ऑल दे कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ द कंपनी। उनको कैसे पता होगा कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविन केस। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविन के केस में क्या हुआ था, मिस्टर टर्कविन जो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर थे डिसॉल्व होती हुई कंपनी के, जिसका नाम था कैमरन कोलब्रुक्स ने। अब इस कंपनी ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को 2000 पाउंड का एक बॉन्ड इशू किया, लेकिन जब इनकी एनफोर्स करवाने की बारी आई तो कंपनी ने ये दलील दी कि देखिए हमारे आर्टिकल्स कहते हैं कि आपको ना बॉन्ड्स इशू करने से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, और उस रेजोल्यूशन में आपको अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट हमारी कंपनी लायबल होगी टू पे ऑन दी बॉन्ड्स, या जितने की भी लायबिलिटी हमसे एनफोर्स करवाई जाएगी। लेकिन जब रेजोल्यूशन पास हुआ तब हम ये अमाउंट लिखना ही भूल गए, इसीलिए अब जो हमारी कंपनी है वो लायबल नहीं है इस बॉन्ड पे अमाउंट पे करने के लिए, राइट। तो ये कंपनी ने दलील दी, लेकिन कोर्ट ने बोला देखिए भाई बात ऐसी है, जस्ट बिकॉज आपने अमाउंट नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस लायबिलिटी से छूट जाएंगे, क्योंकि जो आउटसाइडर है
जो हमारी रॉयल ब्रिटिश बैंक है वो तो यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने अमाउंट लिखा होगा. सो दिस इन नो वे विल रिडीम यू फ्रॉम योर लायबिलिटी ऑफ पेइंग ऑफ द बिल. राइट. सो ये डिसाइड किया गया दैट द बॉन्ड वाज वैलिड एंड रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द अमाउंट. राइट. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. कौन कौन से केसेस में आउटसाइडर्स जो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते. पहली बात, जब आपको पता था कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको कंपनी है कि कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, और तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू आर लायबल. राइट. सेकेंडली, अगर आपको डाउट है रेगुलरिटी का एंड आपके पास में टाइम भी है कि आप उस डाउट को एक बारी चेकआउट कर लो, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो कि नहीं यार कंपनी में कुछ रेगुलरिटी नहीं हो रही, लेकिन आप फिर भी नेग्लिजेंटली एक्ट करते हो, आप ध्यान ही नहीं देते उस चीज के ऊपर, तो उस केस में भी कंपनी वुड नॉट बी लायबल, यू विल बी लायबल. राइट. द थर्ड थिंग इज फॉर्जरी. अगर फॉर्जरी का भी कोई केस आता है तो उस केस में भी द कंपनी वुड नॉट बी हेल्ड लायबल. राइट. तो ये हुआ हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट कंप्लीट. अब बात करते हैं सिंपल डॉक्ट्रिन की, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. ये क्या कहता है आपसे, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि कंपनी अगर कोई भी एक्ट ऐसा करती है जो उसके मेमोरेंडम से लिखा हुआ नहीं है, मेमोरेंडम से बाहर है, उसकी पावर से बाहर है, तो वो एक्ट क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स. राइट. तो यही लिखा है दैट अल्ट्रा वायर्स सिंपली इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी की लीगल पावर से बाहर है वो चीज. सो फंडामेंटल रूल क्या है कि अगर कंपनी कोई भी एक्ट ऐसा करती है जो उसकी पावर से बाहर है तो वो एक्ट हो जाएगा अल्ट्रा वायर्स एंड उस एक्ट के लिए कोई भी पर्सन कंपनी को स्यू नहीं कर सकता बिकॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस बीच में आ जाता है. कहता है आपको पता था ना मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के, तो अगर कंपनी अपने एक्ट के बाहर काम कर ही रही है, पावर के बाहर एक्ट कर ही रही है और आप उस चीज को करने ही दे रहे हो, आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हो उस चीज के रिलेटेड, तो नाउ यू कैन नॉट स्यू द कंपनी. ना ही कंपनी ऐसे किसी एक्ट के लिए किसी और पर्सन को स्यू कर सकती है. राइट. So this is the basic rule, fundamental rule of doctrine of ultra wires. तो अब बात करते हैं कंपनी के फंड्स के बारे में. कंपनी जब पैसा उठाती है ना बाहर मार्केट से, तो उसको अपना कुछ शेयर देना पड़ता है, अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता है उन लोगों को जो कंपनी में कैपिटल डाल रहे हैं. उसी हिस्से, उसी यूनिट को जितना जितना कैपिटल हर पर्सन से कंट्रीब्यूट किया गया है, नाम दिया जाता है शेयर. राइट. आप लोगों ने शायद क्लास 12 में पढ़ा भी होगा. और अब यहाँ पर अगर हम शेयर्स की बात करें तो कुछ नई चीज नहीं है. इट इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो रिप्रेजेंट करेगी क्या, प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स जो वो पैसा दे रहे हैं. अब ये शेयर्स ना दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. राइट. अगर मैं बात करूं इक्विटी शेयर्स की, तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो आपको बराबर का राइट दे रहे हैं कंपनी के अंदर. इक्विटी का मतलब क्या, इक्वल. तो ये आपको बराबरी का राइट दे रहे हैं कंपनी में. इसका मतलब आप कंपनी में इंटरफेयर भी कर सकते हैं, वोट भी करेंगे कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, और कंपनी के प्रॉफिट्स भी बराबर से शेयर करेंगे जो भी बचेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल दी एक्सपेंस. अब अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स की, तो ये एज द नेम सजेस्ट ये ना इक्विटी राइट नहीं देता आपको, बराबर का हिस्सा नहीं देते, ये आपको प्रेफरेंस वाला हिस्सा देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं. किसके ऊपर, ओवर द इक्विटी होल्डर्स. राइट. यानी कि जब कंपनी डिसॉल्व होगी ना तो पहले इनको पैसा दिया जाएगा, इनको डिविडेंड भी एक फिक्स रेट पे दिया जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. इसमें क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. लेकिन अगर हमारी कंपनी ने इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉमिस किया है और कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है, तो चाहे इक्विटी वालों के लिए पैसा कम बचे, इनको हमें उतने ही रेट पे डिविडेंड देना पड़ेगा. इसीलिए इनको प्रेफरेंस होल्डर्स बोला जाता है. राइट. सो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इनको एक बेनिफिशियल राइट दिया जाता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. राइट. पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड एंड पेमेंट रीपेमेंट से रिलेटेड. राइट. तो ये हो गई हमारी शेयर्स की बात. अब हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में कि कंपनी की जो कैपिटल है ना वो कैसे कैसे हम इशू कर सकते हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की, तो उसको हमने ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. लॉ ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहला कहता है कि मेमोरेंडम के अंदर आपने कितना लिखवाया था कि हम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी कितना पैसा रेज करेंगे फ्रॉम द पब्लिक. ये कौन बताता है, ये बताता है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल. राइट. तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या बताती है, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, कि कंपनी थ्रू आउट द लाइफ कितना पैसा रेज कर सकती है थ्रू द आउटसाइडर्स. राइट. दिस इज द अमाउंट व्हिच इज रजिस्टर्ड एंड द मैक्सिमम ऑथर अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स. इस अमाउंट को आप ऑल्टर भी करवा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. राइट. द नेक्स्ट थिंग इज इशूड कैपिटल. अब ये जो पैसा है हमारा, वो हम, अब जैसे मान लो कि मेरी कंपनी खुली और मैंने मेमोरेंडम में लिखवा दिया कि मैं 50 करोड़ रेज करूंगी फ्रॉम द पब्लिक,
अब 50 करोड़ एकदम तो मुझे चाहिए नहीं, ये पैसा हम धीरे धीरे मार्केट से उठाएंगे। तो मान लो आज मैं पब्लिक को एक ऑफर देती हूँ 10 करोड़ रेस करने का, मतलब पब्लिक को बोलती हूँ कि मेरे 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लो। यहाँ पर पब्लिक जो है सब्सक्राइब करेगी, पब्लिक जो है मेरे शेयर्स को लेगी और मैं उनको इश्यू कर दूंगी, राइट। तो जितना पोर्शन मैंने इश्यू किया है अपनी कैपिटल में से वो हो गया इश्यूड शेयर कैपिटल, राइट। एंड जो अमाउंट सब्सक्राइब किया गया है मेरे मेंबर्स के थ्रू, जितना पैसा वो ले रहे हैं वो हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। अब इसमें काफी पैसा ऐसा भी होगा जिन लोगों से मैं मंगा रही हूँ और वो पैसा नहीं देंगे, राइट। वो जो पैसा है उसको हम बोलेंगे अनपेड अमाउंट, और जो पैसा आपको मिल चुका है शेयर के ऊपर दैट वुड बी योर पेड अप कैपिटल, राइट। तो जो भी पैसा आपको मिल गया है शेयर्स के ऊपर दैट वुड बी योर पेड अप कैपिटल। एंड जो पैसा आपने मंगाया था वो हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। तो हो सकता है आपने 10 रुपए मंगाए हो लेकिन सामने वाले ने सिर्फ 2 ही रुपए दिए हो, तो 10 रुपए आपका कॉल्ड अप कैपिटल है, 2 रुपए आपका पेड अप कैपिटल है, राइट। इसी के साथ हमारा शेयर कैपिटल भी खत्म होता है। अब रह गए सेक्शन 9 और 10, बेसिक से सेक्शन बात करेंगे 2 मिनट लगाकर, राइट। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सबसे पहले सेक्शन 9 कहता है, देखिए, द मोमेंट यू इनकॉर्पोरेट इनटू अ कंपनी, आपको सारे पावर्स मिल जाएंगे, कौन से? बॉडी कॉर्पोरेट वाले। यानी कि जैसे ही आपने इनकॉर्पोरेशन करा लिया अपनी कंपनी का, यू विल बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड देन यू विल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये कौन बोलता है? सेक्शन 9, राइट। तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेट करा लिया उस दिन से बन जाएंगे आप क्या? बॉडी कॉर्पोरेट, एंड यू विल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 बहुत ही आसान सेक्शन है। कहता है, द मोमेंट आप अपने मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स को रजिस्टर करा लेते हो रजिस्ट्रार के साथ इनकॉर्पोरेशन के लिए, उस दिन से जो हमारी कंपनी है वो बाउंड हो जाएगी हर एक एक्ट के लिए जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी को और उसके मेंबर्स को बाइंड करेंगे हर उस एक्ट के लिए जो उनके अंदर लिखा गया है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 10 खत्म होता है और खत्म होता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013, राइट। सो दिस इज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।